Hello students, we are studying measures of dispersion and a particular topic, Lorentz curve and Gini coefficient. It's a very important topic. So that's all we are going to study in this particular lecture. First of all, we will see Lorentz curve, introduction of Lorentz curve, main features of Lorentz curve, steps for formation of Lorentz curve in individual series and in discrete and continuous series as well. And last, measurement of dispersion by Lorentz curve. Then we will see Gini coefficient by Lorentz curve. Means Lorentz curve से कैसे Gini coefficient को measure करते हैं. इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन बाय गिनी कोएफिशिएंट. तो इस वीडियो में हम डिस्पर्सन का मेजरमेंट लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट से करेंगे. देन फाइनली मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लॉरेंस कर्व. बिफोर मूविंग to the topic, let's take a look at this report. This report is given by Oxfam. Top 10% of the Indian population holds 77% of total national wealth. According to Oxfam, 77% of total national wealth केवल 10% rich persons के पास है. And 73% of the wealth generated in 2017 went to the richest, and almost 50% of the poorest population shared only 1% of generated wealth. This data is related to 2017 and 2017 में जो भी वेल्थ क्रिएशन हुआ उसका 73% रिचेस्ट पर्सन्स के पास चला गया एंड जो 50% पुअरेस्ट पॉपुलेशन था उसको उस पर्टिकुलर ईयर में केवल 1% ही हिस्सेदारी मिली. तो ये रिपोर्ट इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वेलिटी को दिखा रहा है. Another report, according to CIA World Fact Book, richest 1% of Indian own 58.4% of the wealth. Means जो total wealth है इंडिया में उसका 58.4% केवल 1% इंडियंस के पास है. एंड रिचेस्ट 10% ऑफ इंडियंस ओन 80.7% ऑफ द वेल्थ. तो जो रिचेस्ट 10% है यानी कि केवल 10% लोगों के पास 80 to 81% वेल्थ है और रिमेनिंग 90% इंडियंस holds only 19 to 20% of total wealth, and this trend is going upward. और ये जो सिचुएशन है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है. जो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें इस तरह के डेटा आना एक कॉमन फिनोमेना हो गया है. एंड इट मीन्स रिच आर गेटिंग रिचर एट अ फास्टर रेट. मीन्स धनी अधिक धनी और जो पुअर पर्सन है वो और अधिक पुअर होते चले जा रहे हैं. और ये केवल इंडिया का ही डेटा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. Now we will move to our main topic, that is Lorentz curve. It is also known as cumulative percentage curve. The Lorentz curve is a way of showing the distribution of income or wealth within an economy. लॉरेंस कर्व किसी इकोनॉमी के अंदर वेल्थ एंड इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. इट वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन मैक्स ओ लॉरेंस इन 1905 फॉर रिप्रेजेंटिंग इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. 1905 में अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन मैक्स ओ लॉरेंज ने इसको डेवलप किया था स्पेशली इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको मेजर करने के लिए. द लॉरेंस कर्व शोज द क्युमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल. सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं यानी कि जनसंख्या का जो अलग अलग परसेंटेज है फ्रॉम पुअर टू रिच, वो कितना परसेंट वेल्थ होल्ड करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व लॉरेंस कर्व कहलाता है. एक्चुअली 1900 के अराउंड अमेरिका में भी इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा था. इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी. कैपिटलिस्ट अधिक धनी होते चले जा रहे थे और जो पुअर लेबरर फार्मर्स हैं इनकी स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही थी. और उसी टाइम लॉरेंस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया 1905 में, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. और उसमें उन्होंने जो सोसाइटी में वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है ग्राफिकल फॉर्म में उसको मेजर करने के लिए एक मेथड दिया जो उन्हीं के नाम पर लॉरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है. सो लॉरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इट मींस उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन किया कि एक लाइन होगी जो वेल्थ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगी, यानी कि सोसाइटी के बीच में जो टोटल नेशनल वेल्थ है वो इक्वली डिवाइड होगा, वो लाइन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी. एक तरह से ये एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट करता है, मींस मीन वैल्यू है. और उस मीन वैल्यू से जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस सोसाइटी में किस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे जो डेविएशन है वो लॉरेंस कर्व के द्वारा ग्राफिकली
रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लॉरेंस कर्व हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेविएशन को मेजर करने का, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के डिफरेंस को दिखाता है। नाउ फीचर्स ऑफ लॉरेंस कर्व, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन दैट गिव्स विजुअल इंडिकेशन, जो केवल हमको एक विजुअल इंडिकेशन देता है। ग्राफ पर ये प्लॉट किया जाता है और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद एक विजुअली हम इसको देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल फिनोमेना है। दिस कर्व इज जनरली यूज्ड टू मेजर डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। As we know, Lorentz developed this graphical technique to measure the variation or variability of distribution of income and wealth. Wealth और income के बीच में जो variation है उसको measure करने के लिए generally ये develop किया गया था। Greater the distance of Lorentz curve from the line of equal distribution, more is the inequality और variability. Lorentz curve से equal distribution line के बीच में जितना distance होगा, जितना अधिक दूरी होगी, वो उतना ही अधिक inequality और variability को दिखाएगा, means unequal distribution को दिखाएगा। The curve is also used to measure unequal distribution of, actually ये कर्व इनकम एंड वेल्थ के बीच में इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए डेवलप किया गया था, बट इनकम एंड वेल्थ के साथ साथ वेज, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन जैसे वेरिएबल्स के बीच में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए ग्राफिकल रूप से वेरिएबिलिटी दिखाने के लिए लॉरेंस कर्व का यूज किया जाता है। तो ये न केवल इनकम और वेल्थ वरन वेज, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अदर मैनी वेरिएबल्स के बीच में जो अनइक्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉरेंस कर्व। व्हाट आर द स्टेप्स? कन्वर्ट वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज इनटू क्युमुलेटिव वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है क्युमुलेटिव वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। देन कन्वर्ट क्युमुलेटिव वैल्यूज, जनरली इनकम होता है, एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरली पॉपुलेशन को मेजर ही किया जाता है, इनटू परसेंटेज। इसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और वैल्यूज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देन प्लॉट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन एक्स एक्सिस एंड क्युमुलेटेड वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एक्स एक्सिस पर हमें प्लॉट करना है। जनरली जब हम किसी अदर ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली जाती है और एक्स एक्सिस पर वैल्यू ली जाती है, लेकिन इसमें हम एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज और वाई एक्सिस पर वैल्यूज को दिखाते हैं। दे कैन बी इंटरचेंज, एक्चुअली वो इंटरचेंज भी किया जा सकता है, हम एक्स एक्सिस पर भी फ्रीक्वेंसीज को दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली लॉरेंस कर्व में एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज एंड वाई एक्सिस पर वैल्यूज दिखाई जाती हैं। देन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट 40 डिग्री। उसके बाद एक 40 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना। इट इज नोन एज लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये दिखाएगी कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पर एक्स और वाई, यानी कि दोनों वेरिएबल्स जो एक्स और वाई एक्सिस पर मेजर किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू सेम है। अगर इनकम और पॉपुलेशन की बात करें अगर हम, तो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इनकम को पॉपुलेशन के बीच में इक्वली डिवाइडेड दिखाएंगे। Now plot the percentage of values and frequencies on the graph and join the points in order to get a curve. इसके बाद हमारे पास जो डेटा है, गिवन डेटा है, वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लॉरेंस कर्व को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट डेटा को क्युमुलेटिव डेटा में कन्वर्ट करना है, देन उसका परसेंटेज निकालना है, उसके बाद लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करने के बाद हमें अपना एक्चुअल डेटा प्लॉट करना है ग्राफ पर, और फाइनली वी विल गेट Lorentz curve after joining the dots. Okay, so this is the Lorentz curve, and in this curve this is the line of equality, perfect equality, and ये लाइन शो करती है कि इस लाइन पर आने वाला प्रत्येक पॉइंट, each and every point lies on this line have the same value of x and y, means इस लाइन पर x और y की वैल्यू इक्वल होगी। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसलिए कहलाती है, ये 45 डिग्री लाइन है जो कि x और y अक्ष पर जो भी वेरिएबल मेजर किए जा रहे हैं उन दोनों की इक्वल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस यहाँ पर x एक्सिस पर पॉपुलेशन को लिया हुआ है और y एक्सिस पर नेशनल इनकम को लिया हुआ है, और ये परसेंटेज में, इट मींस ये 0 से 100% तक जाता है, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ 100 लेंगे और इस 0 to 100% को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20-20 के पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से, और यहाँ पर भी 20-40 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 20% पॉपुलेशन को, और जो इस पॉपुलेशन को वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 20% ही है, यानी कि इस पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू समान है। इट मीन्स 20% पॉपुलेशन होल्ड्स 20% ऑफ इनकम, और इस लाइन पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सेम पॉपुलेशन विल होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ और इनकम। इट मीन्स इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट
पॉइंट्स आएंगे वो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे और वो परफेक्ट इक्वालिटी शो करेगा। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती, बट इनइक्वालिटी इतनी है इस बात को मेजर करने के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया जाता है। इस लाइन के नीचे ये लॉरेंस कर्व है जो कि इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। तो इसका शेप अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है। अगर इनइक्वालिटी अधिक है तो ये शेप इन दोनों के बीच में गैप अधिक होगा, और अगर किसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम है तो इस केस में ये लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नजदीक होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ही इनइक्वालिटी गैप को दिखाता है। लॉरेंस कर्व पर ये जो पॉइंट है माना बी, तो ये 20% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स ओनली द 5% ऑफ इनकम। मीन्स जो इनकम वाला लाइन है यहाँ पर ये 5% इनकम को शो कर रहा है और ये 20%, इट मीन्स 20% पॉपुलेशन ओनली 5% इनकम को होल्ड कर रही है और रेस्ट ऑफ द 80% पॉपुलेशन शेयर्स द रेस्ट 90% ऑफ वेल्थ। इस तरीके से यहाँ पर हमें हाई इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई पड़ रही है। तो ये लॉरेंस कर्व है जिसके हेल्प से हम इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं। और इस कर्व में ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है और इसके नीचे ये जो यहाँ पर हम पॉपुलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट है। जैसे जैसे हम इस एक्स एक्सिस पर आगे जाएंगे ये रिचर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लाइन है, लाइन ऑन एक्स एक्सिस मींस ये वाला लाइन, ये परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। इस लाइन परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है कि अगर हम पॉपुलेशन को इक्वल परसेंट में डिवाइड कर दें तो जब लास्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स द 100% ऑफ वेल्थ, इट मींस देयर इज परफेक्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ एक्चुअल सिचुएशन। रियल वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी है, लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी एक्स एक्सिस पर, और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रही है, और इनके बीच में ये इनइक्वालिटी गैप है लॉरेंस कर्व की हेल्प से दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो इनइक्वालिटी गैप को दिखाएगा। तो इस तरीके से लॉरेंस कर्व की हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी का करते हैं। नाउ वी प्लॉट अ लॉरेंस कर्व बाय द हेल्प ऑफ सम डेटा। तो दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज, ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व फ्रॉम द गिवन डेटा। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा गिवन है। इस डेटा में ईयर एंड नेट प्रॉफिट इन थाउजेंड्स दिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का। तो उसको हमें अलग अलग वर्षों में जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है उसके बीच में इनइक्वालिटी दिखाना है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। इस केस में लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन वैल्यू। एक तरीके से जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब आप किसी भी वैल्यू को, मान लीजिए नेशनल इनकम है, उसको पॉपुलेशन के बीच में, फ्रीक्वेंसीज के बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो एवरेज पर कैपिटा इनकम होगा या एवरेज इनकम होगी, वो मीन को बताएगी। तो इस तरीके से जो लाइन ऑफ परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, और इस मीन से एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना डेविएटेड है इस बात को लॉरेंस कर्व ग्राफिकली मेजर करता है। तो इस केस में हमने, चूंकि जब भी हम लॉरेंस कर्व बनाते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल सीरीज है, हमारे पास एक्स केवल एक ही है, तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस केस में हम एक्स एक्सिस पर ईयर को कुमुलेटिवली ले लेंगे, यानी कि ये एक तरह से सीरियल नंबर है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और इसी को हम कंसीडर करते हुए इसका कुमुलेटिव ईयर ले लेंगे और उसके बाद एक्स एक्सिस पर कुमुलेटिव ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम सीरियल नंबर को ही एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज, जो एक्स वैल्यूज होती हैं, उनको वाई एक्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू कुमुलेटिव डेटा। तो ये ईयर है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पर हमने कुमुलेटिव ईयर ले लिया। फर्स्ट 1 ईयर को 1 कंसीडर करते हुए 2001 को 2 ईयर, इसमें +1 करके 3 ईयर हो जाएगा, इसमें +1 के 4, एंड इस तरीके से ये टोटल 5 ईयर्स हैं। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय होल वैल्यू इंटू 100। तो एक्चुअल 1, 5, 100 का डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा। इसी तरीके से इस केस में हमने एक्चुअल वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 तो 40 होगा, और इसी के तरीके से बाकी ईयर्स का भी परसेंटेज निकाल लेंगे। देन प्रॉफिट के केस में हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसको हम कुमुलेटिव प्रॉफिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इस 2000 ईयर में कुमुलेटिव प्रॉफिट 6 होगा। 2001 के लिए हम इसमें 7 ऐड करेंगे, 13 होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए 9 ऐड करेंगे, 22, देन +12 34, देन +16
50 होगा। इस तरीके से हम ये वैल्यू प्लस करते हुए कुमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे। कुमुलेटिव वैल्यू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उस पर्टिकुलर फिगर के नीचे आने वाली सभी पॉपुलेशन या सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम डेटा को कुमुलेटिव डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फिगर से नीचे सारी वैल्यू, सारा डेटा उसमें इंक्लूड हो जाए। अब हम इसको परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इस केस में ये हो जाएगा 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 12%। 13 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 26, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 44 एंड 68 एंड 100। जो लास्ट वाला वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक 100% होगा क्योंकि हमने उसी को होल वैल्यू कंसिडर करते हुए परसेंटेज निकाला है। तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू को कुमुलेटिव डेटा और उसके बाद उस कुमुलेटिव फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। हमारे ये दो मेन बेसिक स्टेप्स हैं। नाउ वी विल ड्रॉ अ लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व के लिए एक्स एक्सिस पर हमने कुमुलेटिव ईयर लिया है। इस केस में 1 2 3 4 5 20 40 60 80 एंड 100% में होगा ये। और वाई एक्सिस पर हमने नेट प्रॉफिट लिया है। ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से और ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने अपने डेटा को यहाँ पर प्लॉट किया है। पहला जो ईयर है यानी कि इसको 20% कंसीडर किया है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 पर दोनों ही वैल्यू 0 यानी कि 0 प्रॉफिट इन 0 ईयर। उसके बाद फर्स्ट ईयर में यानी कि जो वैल्यू हमने 20% कंसीडर की है उसमें नेट प्रॉफिट 12 है, ये यहाँ पर 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन 40% पर जो प्रॉफिट है वो 26 है। 60% पर जो प्रॉफिट है यानी कि थर्ड ईयर वो 44 है। फोर्थ ईयर ये वैल्यू 80 होगी, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 68 है। और लास्ट वाला कॉलम जो वैल्यू होगी वो 100 to 100 होगी और ये हमारा लॉरेंस कर्व यहाँ एपेक्स पर टच करेगा। तो इस तरीके से हमने डेटा को लेते हुए दोनों साइड एक्स और वाई एक्स पर जो डेटा लिया उसको कंसिडर करते हुए ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनी है ये लॉरेंस कर्व कहलाती है। मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 12 40 60 60 और 44 80 68 एंड ये 100 to 100 है। तो इट मीन्स अगर हम इसको फ्री हैंड बनाएंगे तो ये हमारा कर्व हमको ऐसे लॉरेंस कर्व मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये इनइक्वालिटी है, ये नेट प्रॉफिट में अलग अलग वर्षों में इनइक्वालिटी को दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो डेटा है इनकंसिस्टेंट है। मीन प्रॉफिट था वो हर ईयर की प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में लॉरेंस कर्व कैसे बनाते हैं ये देखा। अब हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे लॉरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं ये देखेंगे। ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है ये, और इस डिस्क्रीट सीरीज में 2 वेरिएबल्स लिए गए, यानी कि 1 वेरिएबल इनकम का है और सेकंड वेरिएबल नंबर ऑफ पीपल फ्रीक्वेंसीज है, और ये फ्रीक्वेंसीज 2 ग्रुप की हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरह का डेटा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो इनकम है इसको कुमुलेटिव इनकम और परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव इनकम में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इस डेटा को कन्वर्ट करते हुए ये एक टेबल बनाएंगे और इसमें हम यहाँ पर डेटा लेंगे। 1000 का कुमुलेटिव इनकम 1000 होगी, देन 1200 का इसमें ऐड कर देंगे तो 2200 हो जाएगा। 1400 ऐड करते हुए 3600, 1600 ऐड करेंगे 5200, 2000 ऐड करेंगे 7200 एंड लास्टली 2800 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये डेटा प्लस करते हुए हमने इस तरीके से कुमुलेटिव इनकम निकाली। अब इस कुमुलेटिव इनकम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10,000, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 10%। इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे 2200 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 22। इधर करेंगे 36 52 72 एंड ये 1000 पे 10,000 पर 100% होगा। तो हमने पहला जो हमारा डेटा है इनकम उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया और ये वाई एक्सिस पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो 2 ग्रुप्स की है और इसके लिए हमें 2 लॉरेंस कर्व्स को प्लॉट करना होगा। तो सेकंड डेटा को लेते हुए अब हम सेकंड डेटा के लिए टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल ग्रुप ए के लिए है जो फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन 60 80 120 90 150, और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको भी हमने ऐड करते हुए 60 का 60 होगा, इसमें 80 ऐड किया 140, ये ऐड किया 260, ये ऐड किया 350, इधर 100 ऐड करने से 450, 50 ऐड करने से 500। तो इस तरीके से हम हर अगली वैल्यू में लास्ट वैल्यू को ऐड करते हुए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। और अब परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेम प्रोसीजर 60
इंटू 100 डिवाइडेड बाई होल वैल्यू 500 है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई होल वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। और इस तरीके से ये हो जाता है 12, इसका निकालेंगे 140 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ये आएगा 28, इसका 52, 70, 90 एंड 100, इस तरीके से लास्ट वाले का डेटा है उसका परसेंटेज 100 होगा। तो इस तरीके से हमने ग्रुप ए के लिए कुमुलेटिव डेटा तैयार कर लिया। अब हमारे पास एक और ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के लिए भी हम इसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टेबल बनाएंगे। ये ग्रुप बी है, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्संस, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ पर्संस को ऐड किया है 150, 100 प्लस 150 250, इधर 90 प्लस करेंगे 340 होगा, 110 ऐड करेंगे 450, 30 ऐड करने से 480, 20 ऐड करने से 500। तो इस तरीके से यहाँ पर भी नंबर ऑफ पर्संस 500 है, इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ पर्संस 500 है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने से डेटा होगा 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500, सेम प्रोसीजर। तो इसका परसेंटेज 30 आएगा, इसका 50, 68, 90, 96 एंड 100। तो अब हमने अपना डेटा तैयार कर लिया, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को पूरा कर लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने कुमुलेटिव डेटा लिया और सेकंड स्टेप में हमने उस कुमुलेटिव डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल प्लॉट लॉरेंस कर्व। तो यहाँ पर चूंकि हम लॉरेंस कर्व को प्लॉट करने के लिए हमको केवल परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव डेटा चाहिए, तो हमने तीनों ही ग्रुप का, इनकम ग्रुप ए ग्रुप बी का जो परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव इनकम एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, स्लाइड चेंज होने की वजह से ये डेटा अलग ले लिया है। अब इसके बाद ये यहाँ पर एक्स और वाई एक्स, ये चूंकि ग्राफ पर बना हुआ है, बेसिकली ये ग्राफ पर बनता है, लेकिन फ्री हैंड प्लेन पेपर पर भी बनाएंगे तो इसी तरह का फिगर आएगा। एक्स एक्सिस पर हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है। दिस लॉरेंस कर्व इज फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज फॉर बी। इस पर हमने ग्रुप ए का डेटा लिया है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस पर ग्रुप बी का डेटा लिया है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव इनकम है वो बोथ ग्रुप के लिए सेम है। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव इनकम को लिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो इनकम ग्रुप है वो 10 है, यानी कि 10% कुमुलेटिव इनकम पर 12% फ्रीक्वेंसी है। तो ये 10% हमारा कुमुलेटिव इनकम वाला सेगमेंट है और ये 12 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। अगेन यहाँ पर 22% इनकम पर 28% कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये यहाँ पर 22 इनकम, यानी कि ये इनकम का लाइन 22 यहाँ होगा, नंबर ऑफ पर्सन है वो 28 है, वो यहाँ दिखाएगा। 36 पर हमें 52 को लेना है, ये यहाँ पर 36% इनकम 52% होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये डेटा लिया। अगेन 52 का 70 के साथ कॉम्बिनेशन है, ये 52% इनकम 70% होल्ड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये 70 दिखा रहा है और ये 52 है। और अगेन 72% इनकम पर 90 पीपल हैं, तो 72% इनकम ये दिखा रहा है, 72% इनकम पर 90 पर्सन्स हैं एंड लास्टली 100% इनकम पर 100%, तो ये 100 to 100 वैल्यू को दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए और बाद में उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक कर्व तैयार कर लिया, और ये जो हमारा कर्व है ये लॉरेंस कर्व कहलाएगा। और ये जो ब्लू लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से लॉरेंस कर्व के बीच में ये जो डिफरेंस है, डेविएशन है, ये इनइक्वालिटी गैप है। सेम प्रोसीजर ग्रुप बी के साथ देखेंगे। ग्रुप बी में 10% इनकम पर 30% है, ये 10% इनकम है और यहाँ पर 30%, यानी 10% इनकम जो है वो 30% पॉपुलेशन के पास है। 22% इनकम पर 50% पीपल्स हैं, तो ये 22 जो इनकम है, ये यहाँ पर डेटा नहीं लिखा हुआ है मैंने, 40, 60, 80, 100 एंड 120, ये 100 तक ही हमको चाहिए। तो ये 20%, यहाँ पर ये 10 का 30 से कॉम्बिनेशन है, 20% इन 22% इनकम पर 50% फ्रीक्वेंसी है, तो ये 0.1 यहाँ पर आएगा, ये 22 एंड ये 50। इसके बाद 36% इनकम पर 68% है, तो ये 36 जो है इनकम को दिखा रहा है, 36 इनकम पर आपका 68% है। इसके बाद 52% इनकम पर 90% है, ये 52% इनकम पर 90% पर्सन है, ये दिखा रहा है। 72% इनकम पर 96 पर्सन है एंड 100% इनकम पर 100 पर्सन है। तो ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लॉरेंस कर्व का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम इन दोनों कर्व को बनाने के बाद इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इधर इस केस में लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉरेंस कर्व, और ये जो इनइक्वालिटी गैप है ये ग्रुप बी के लिए ज्यादा है। इट मींस ग्रुप ए
इज मोर कंसिस्टेंट देन ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप ए के बीच में जो मीन वैल्यू है इनकम की उससे डेविएशन कम है, सो इट इज मोर कंसिस्टेंट। एंड ग्रुप बी के बीच में जो डेविएशन है वो ए की तुलना में अधिक है, ग्रुप बी इज मोर इनकंसिस्टेंट देन ग्रुप बी। तो इस तरीके से हमने लॉरेंस कर्व प्लॉट करके इनइक्वालिटी वो देखा कि कैसे बनाते हैं। इसको हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं और एक ही कर्व पर, ये मैंने इसको अलग अलग कर्व पर प्लॉट किया है, कर्व को प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं। इस केस में ये ऐसा होगा, लाइन ऑफ दिस इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लॉरेंस कर्व 1 एंड दिस इज लॉरेंस कर्व 2। ये ग्रुप ए के लिए लॉरेंस कर्व है, ये ग्रुप बी के लिए लॉरेंस कर्व है। अगेन यहाँ पर ले लिया पिछला डेटा, तो ये कुमुलेटिव हमारा इनकम है, ये फ्रिक्वेंसीज हैं दोनों, और इसमें हमने ग्राफ पर दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया है फॉर ग्रुप ए एंड फॉर ग्रुप बी। तो इस केस में यहाँ पर कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव इनकम, परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव पॉपुलेशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लॉरेंस कर्व फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज लॉरेंस कर्व फॉर ग्रुप बी। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है यहाँ पर, और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, और ये जो नेक्स्ट लाइन है ये वेरी अनइक्वल वेल्थ, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर अधिक है। तो जब हम इन दोनों लाइंस को कंपेयर करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी को, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप बी में जो इनइक्वालिटी गैप है वो अधिक है रादर देन ग्रुप ए। तो इस तरीके से हम एक ही ग्राफ पर दो या दो से अधिक ग्रुप से रिलेटेड डेटा को लेते हुए उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट और मोर इनकंसिस्टेंट। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे लॉरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये लॉरेंस कर्व को सेम तरीके से प्लॉट करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप को हमें बनाना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जो कि मिड वैल्यू का होगा, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा, उससे हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मिड वैल्यू निकालने के बाद उस मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव डेटा में कन्वर्ट करके उसका परसेंटेज ले लेना है, और देन सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम कंटिन्यूअस सीरीज में लॉरेंस कर्व को प्लॉट कर लेंगे। So now we will see measurement of dispersion by Lorentz curve, यानी कि लॉरेंस कर्व से कैसे हम डिस्पर्सन को अब मेजर करेंगे। फर्स्ट, इफ द कर्व इज नियरर टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा कर्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नजदीक है, डिस्पर्सन विल बी लेस, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इवन। जो डिस्पर्सन है, डेविएशन है, वो लेस होगा, कम होगा, और हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। इफ द कर्व इज सिचुएटेड एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा कर्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से अधिक दूरी पर स्थित है, लॉरेंस कर्व डिस्टेंस अधिक है, तो डिस्पर्सन विल बी मोर। ऐसे केस में इसके बीच में जो डिस्पर्सन है, डेविएशन है, वो अधिक होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनइवन, और हम कहेंगे कि जो वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। इफ द कर्व लाइज ऑन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर विल बी नो डिस्पर्सन, अगर हमारा कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी पर आता है, लाई करता है, तो इस केस में वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिस्पर्सन नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, और हमारा लॉरेंस कर्व भी अगर ऐसे ही आता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी हम वेरिएबल मेजर कर रहे हैं उनके वैल्यू बराबर है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हमारा जो लॉरेंस कर्व बनेगा वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कोइंसाइड होगा, और ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस डेटा सीरीज में कोई भी डिस्पर्सन नहीं है। इफ देयर आर टू और मोर देन टू लॉरेंस कर्व्स, अगर किसी ग्राफ पर हमने दो और दो से अधिक लॉरेंस कर्व को लिए हुए हैं, द कर्व दैट इज नियरर टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेस डिस्पर्स देन अदर्स, और डिस्पर्सन को मेजर करेंगे। इसमें हमें डिस्पर्सन में, लॉरेंस कर्व में जब डिस्पर्सन को मेजर करते हैं तो कोई फिगर नहीं आती है, कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम ग्राफ के फॉर्म में डिस्पर्सन को मेजर करते हैं, ना कि वैल्यू के फॉर्म में। विजुअल इंडिकेशन हमको मिलता है, ना कि कोई एक्चुअल नंबर फिगर। नाउ वी विल सी गिनी कोएफिशिएंट। तो जो लॉरेंस कर्व हमने देखा, अब लॉरेंस कर्व एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब लॉरेंस कर्व के फॉर्मेशन के बाद उसके एरिया को लेते हुए जो मैथमेटिकल वैल्यू निकाली जाती है वो गिनी कोएफिशिएंट कहलाती है। इट मींस गिनी कोएफिशिएंट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉरेंस कर्व। द गिनी इंडेक्स और गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेजर करना ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है
विच वॉज डेवलप्ड बाई इटालियन स्टेटिशियन कोराडो गिनी, जो कि इटालियन स्टेटिशियन कोराडो गिनी ने डेवलप किया था इन 1912 विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व की हेल्प से उन्होंने 1912 में इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए एक कोएफिशिएंट दिया था, जो उन्हीं के नाम पर गिनी कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सिंगल फिगर। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको फिगर के रूप में, एक सिंगल डेटा के रूप में मेजर करता है। द कोएफिशिएंट रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। 0 मीन्स 0% और 100 मीन्स 100%। जब हम इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 to 1 होता है, और जब हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं इस वैल्यू को, तो ये 0% to 100% हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये एक रेशियो है। गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इक्वलिटी। अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो ये परफेक्ट इक्वलिटी को दिखाता है। इट मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या परफेक्ट इक्वलिटी लाइन है, इस पर गिनी कोएफिशिएंट 0 होता है। तो गिनी कोएफिशिएंट 0 का मीन्स है कि परफेक्ट इक्वलिटी है, यानी कि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन के बीच में। एंड 1 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो इट मीन सोसाइटी में परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। तो ये इस लाइन पर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी है और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है। इट मीन्स गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी कम होगी, 0 होगी तो परफेक्ट इक्वालिटी है, और जितनी ही कम होगी वो उतना ही अधिक इवन होगी सीरीज, यानी कि उतना ही कम इनइक्वालिटी होगी, यानी कि सोसाइटी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही अधिक इक्वल होगा। द एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व लाइन एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन इज द गिनी कोएफिशिएंट। एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व लाइन, जब हमने लॉरेंस कर्व को प्लॉट किया तो हमको इस तरह का कुछ फिगर मिला। तो इसमें द एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, तो वो एरिया, अब देखते हैं कि गिनी कोएफिशिएंट को मेजर कैसे करते हैं। तो जो एरिया स्ट्रेट लाइन मींस इक्वलिटी लाइन और लॉरेंस कर्व के बीच में लाई करता है, ये वाला एरिया, एंड एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन इज द गिनी कोएफिशिएंट। मींस ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे का जो एरिया है, इन दोनों का रेशियो ही गिनी कोएफिशिएंट कहलाता है। मींस ये पूरा ये एरिया डिवाइडेड बाय ये एरिया, ये जो पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मींस ये एरिया, ये पूरा एरिया और इस एरिया के रेशियो को ही गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। देखिए ये एक लॉरेंस कर्व है। अब हम कैसे इससे गिनी कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं। दिस लाइन इज परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। इस पर x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है। यहाँ पर कुमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है और ये कुमुलेटिव परसेंट ऑफ इनकम है। ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी है। गिनी कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1। ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है और यहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट 0 है। और हमारा गिनी कोएफिशिएंट 0 के जितने नजदीक होगा इनइक्वालिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। और ये लॉरेंस कर्व है। स्ट्रेट लाइन और लॉरेंस कर्व के बीच के एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया, और स्ट्रेट लाइन और लाइन ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी के बीच का जो एरिया है वो a प्लस बी है, यानी कि ये पूरा एरिया a प्लस बी। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन के नीचे और इनइक्वालिटी लाइन के बीच का जो एरिया है उसको a प्लस बी 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से a सेगमेंट लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच का है। तो हम गिनी कोएफिशिएंट को कैसे मेजर करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू द एरिया लाइज अंडर ए, द एरिया दैट इज अंडर द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड अबव द लॉरेंस कर्व। मींस इससे कर्व से ऊपर और इस लाइन से नीचे का जो एरिया है उसको a कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। मींस ये एरिया प्लस लाइन ऑफ परफेक्ट इन इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच का जो एरिया है इसको b कंसीडर किया है। तो b क्या है, द एरिया अंडर लॉरेंस कर्व एंड अबव द लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। इसके ऊपर और इसके नीचे का जो एरिया है वो b है और इन दोनों के बीच का एरिया a है। तो गिनी कोएफिशिएंट मेजर किया जाता है a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यानी कि वो एरिया जो इन दोनों के बीच में है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच में लाई करता है, एंड वो एरिया जो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी के बीच में लाई करता है वो a प्लस बी है। इन दोनों को डिवाइड करने से गिनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है। गिनी कोएफिशिएंट किस केस में 0 होगा, मींस जब हमारा लॉरेंस कर्व
परफेक्ट इनइक्वालिटी लाइन पर लाई करेगा, यानी कि इसके बराबर होगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, तो उस केस में ए एरिया नहीं होगा, केवल ये वाला एरिया होगा, और इसको हम चाहे ए कहें चाहे ए प्लस बी कहें, लेकिन ये एरिया जीरो होने पर पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो गिनी कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, और इस केस में परफेक्ट इक्वलिटी सोसाइटी में होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। बट लॉरेंस कर्व अगर हमारा लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी के जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया ए कैटेगरी में आ जाता है, तो ए डिवाइडेड बाय ए, तो ये पूरा एरिया ए होगा, कोई सेगमेंट नहीं होगा, ये लॉरेंस कर्व परफेक्ट इनइक्वालिटी लाइन के पास होगा, तो ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा। लेकिन ये दोनों हाइपोथेटिकल कंडीशंस है, इस ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गिनी कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन 1 के बीच में ही होता है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, और 0 के जितना नजदीक होगा उतना ही इक्वल होगा, इक्वलिटी होगी, और 0 से जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, 1 के जितना नजदीक होगा उतना ही सोसाइटी में इन इक्वालिटी होगी। तो इस तरीके से हमने लॉरेंस कर्व और उसके हेल्प से गिनी कोएफिशिएंट के हेल्प से कैसे इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं ये देख लिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये एरिया कैसे मेजर करेंगे, यानी कि इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो ये एक मैथमेटिकल तरीके से ये एरिया मेजर कर लेंगे। एक्सेस पर वैल्यू गिवन है, एरिया का फार्मूला लगाते हुए इनका एरिया छोटे छोटे सेगमेंट्स में निकाल करके सम अप करके वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट की हेल्प से सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दस अ कंट्री इन विच एवरी रेजिडेंट हैज द सेम इनकम, गिनी कोएफिशिएंट विल बी 0। अगर किसी कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति को उसका हर जो रेजिडेंट है उसको इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ऐसे केस में जीसी गिनी कोएफिशिएंट 0 होगा। अ कंट्री इन विच वन रेजिडेंट earned all the income while everyone else earned nothing, गिनी कोएफिशिएंट will be 1। अगर किसी कंट्री में केवल एक ही रेजिडेंट या 1, अगर परसेंट में लेते हैं 1% रेजिडेंट्स को ही सारी इनकम प्राप्त होती है, और अदर जो 99% हैं उनको कोई भी इनकम प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे केस में गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा। द गिनी कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ द एरिया दैट लाइज बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है एंड लॉरेंस कर्व के बीच का जो एरिया है इसको गिनी कोएफिशिएंट से मेजर किया जाता है। द गिनी इंडेक्स इज ऑफन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली थ्रू द लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो जो गिनी कोएफिशिएंट है इसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ही लॉरेंस कर्व कहलाता है, विच शोज income or wealth distribution by plotting the population percentile by income on the horizontal axis and the cumulative income on the vertical axis. Gini coefficient is the mathematical representation of Lorentz curve and Lorentz curve is the graphical representation of Gini coefficient. Now we will see merits and demerits of Lorentz. Easy to understand. सबसे पहला इसका मेरिट है कि ये समझने में आसान है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कोई भी पर्सन इसको आसानी से समझ के डेविएशन का अनुमान लगा सकता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो ये अट्रैक्टिव है, और इफ है इजी एस्टिमेशन ऑफ वेरिएशन, इसमें वेरिएशन का हम आसानी से एस्टिमेशन कर सकते हैं। एस्टिमेट्स डेविएशन एट अ सिंगल साइड, एक सिंगल साइड से ही यानी कि विजुअल इमेज से ही हम डेविएशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इजी टू मेक कंपैरिजन, और डिफरेंट लॉरेंस कर्व्स के बीच में या डिफरेंट डेटा के बीच में लॉरेंस कर्व की हेल्प से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। डीमेरिट्स क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नॉट बी नोन। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि इसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक विजुअल इमेज तो देता है, बट एग्जैक्टली नंबर्स में क्या डेविएशन है, डिस्पर्सन है, कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं बताता लॉरेंस कर्व। सेकंड, डिफिकल्ट टू कन्वर्ट डेटा इनटू क्युमुलेटिव परसेंटेज फॉर्म, और सेकंड स्टेप है कि ये इसमें एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट हमको डेटा को क्युमुलेटिव डेटा और उसके बाद परसेंटेज डेटा में कन्वर्ट करना होता है, जो अपने आप में एक टफ प्रोसेस है। तो इजीली नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर्सन के लिए ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये इसके डीमेरिट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।